नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश का राज चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके बिहार आज देश के बाकी राज्यों की तुलना में देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। कहा यह भी गया कि मैं आज नई पार्टी की घोषणा नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि अब बिहार में नई सोच और नई प्रयास की जरूरत है और सामाजिक न्याय की बात पीछे छूट गई है। बिहार विकास में मामले में सबसे नीचे पायदान पर है। और अपने दिवंगत पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दो हिंदू बहनों ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अपनी 4 बीघा जमीन ईद के त्योहार से पहले ही ईदगाह के विस्तार के लिए दे दी है। इन बहनों के दान ने मुसलमानों के दिल को छू लिया और उन्होंने भी मंगलवार को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच दो बहनों की ये उदारता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छोटे से शहर काशीपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 20 साल पहले स्वर्गवास से पहले ही ब्रजनंदन प्रसाद रस्तोगी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया था कि वो अपनी 4 बीघा कृषि भूमि नजदीक ही बने ईदगाह के विस्तार के लिए दान देना चाहते हैं। हालांकि अपने बच्चों को अपनी अंतिम इच्छा बताने से पहले ही रस्तोगी का जनवरी 2003 में निधन हो गया था। दिल्ली और मेरठ में अपने परिवार के साथ रह रही उनकी पुत्रियों यानी सरोज और अनीता को हाल ही में अपने पिता की इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल ही काशीपुर में रहने वाले अपने भाई राकेश से सहमति लेने के लिए संपर्क किया और राकेश भी इस पर तुरंत राजी हो गया। इस दौरान संपर्क किए जाने पर राकेश रस्तोगी ने कहा कि पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मेरी बहनों ने कुछ ऐसा किया है जिससे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको बता दें कि ईदगाह कमेटी के हसीन खान ने कहा है कि दोनों बहनें सांप्रदायिक एकता की जीती जागती मिसाल है। ईदगाह कमेटी उनकी इस उदारता के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। दोनों बहनों का जल्द ही अभिनंदन भी किया जाएगा। और इसी बीच भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस ने राज्य मानव अधिकार आयोग को दिए गए पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि हिंसा में शिव प्रतिष्ठान के संभाजी भिड़े के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उनका नाम एफआईआर से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि दलितों पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड समस्त हिंदू अघाड़ी के मिलिंद एक बेटे के शिव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संभाजी भिड़े हैं और इन पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई थी। ऐसे में अंबेडकर ने यह कहा था कि हिंसा के पीछे एक बोटे और भिड़े का हाथ है और वो इन दोनों पर ही वही मामला चलाना चाहिए जो कि याकूब मेमन पर चला था। हालांकि न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी भिड़े पुणे के फर्गुन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। 1980 के दौर में उन्होंने शिव प्रतिष्ठान नाम की एक संस्था बनाई थी। मराठा युवा में भिड़े में काफी पकड़ मानी जाती है और 2014 में संगाली दौरे पर आए मोदी ने कहा था कि मैं संगाली खुद से नहीं आया बल्कि वो भिड़े गुरुजी के हुक्म पर आए हैं और वो हम सबके लिए एक आदर्श के समान है। 2014 में भी मोदी रायगढ़ पर भी शिवाजी महाराज ने समाधि जल स्थल पर और आयोजित कार्यक्रम में भी भिड़े गुरुजी के साथ वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भिड़े गुरुजी की तारीफों के पुल बांधे थे और भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि उनके पास भी हिंसा से जुड़ी जानकारी है, जिसके बाद कमीशन ने उनके समन कर बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था। और इसी बीच ललितपुर में रेप की घटना पर पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। इस घटना के बाद से विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने 4 हफ्ते में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जवाब मांगा है। ललितपुर में रेप केस के मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद ही संज्ञान लिया और आयोग ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर मांगी है। आयोग ने इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया। तो वहीं पाली थाना के फरार चल रहे इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रयागराज रेंज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि सुबह हमें सूचना मिली थी और ये सूचना एडीजी कानपुर जोन द्वारा दी गई थी। एक आरोपी इंस्पेक्टर है जिस पर धारा 376 का मामला दर्ज है। उसकी लोकेशन प्रयागराज में मिल रही है।
हालांकि उन्होंने भी अपनी एक टीम को वहां भेज दिया था, लेकिन लोकल मदद पर गिरफ्तारी के सहयोग किया गया। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने ऐसा एक घिनौना कांड दर्ज किया है। हालांकि आपको बता दें कि ललितपुर के पाली की एक नाबालिग लड़की रेप का शिकार हुई थी और अपने साथ हुए जुल्म की शिकायत करने जब वो थानेदार के पास पहुंची तो आरोप है कि थानेदार ने उसके साथ रेप किया है, जबकि इससे पहले नाबालिग को मोहल्ले के ही 3 लड़के 22 अप्रैल को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे। वहां नाबालिग के साथ रेप किया गया और बाद में लड़की को घर छोड़ दिया गया है। तो वहीं देश में खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने कहा है कि अब इंडोनेशिया से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध से आपूर्ति तो बाधित जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल सरकार के पास इसका पर्याप्त स्टॉक है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के मुताबिक सरकार के पास 40 से 45 दिनों का स्टॉक मौजूद है और सरकार को उम्मीद है कि इंडोनेशिया पाम तेलों के निर्यात पर लगी पाबंदी जल्द ही हटा लेगा। खाद्य सचिव ने बताया है कि इंडोनेशिया में 407 लाख मैट्रिक टन पाम तेल का उत्पादन होता है, जबकि खपत करीब 200 लाख मैट्रिक टन की है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडोनेशिया के पास जल्द ही निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहेगा। हालांकि सुधांशु पांडे ने यह भी कहा कि प्रतिबंध हटाने के बाद पाम तेल की आपूर्ति फिर से सुचारू हो जाएगी, जिससे देश में खाद्य तेलों के दाम गिरने की उम्मीद होगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि रातों रात खाद्य तेलों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि खाद्य तेलों के लिए भारत को काफी हद तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय तिलहन मिशन पर काम कर रहा है और इसके लिए जल्दी ही इसके सकारात्मक नतीजे सामने आने की उम्मीद है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ आमतौर पर आपने उम्र दराज लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि अब हमारी उम्र हो गई है, नाचना, घूमना, दौड़ना और पढ़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उम्र से जुड़े सारे भ्रम तोड़कर प्रेरणा की नई इबारत लिख रहे हैं। इस बात का अंदाजा सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें 100 साल के एक बुजुर्ग दौड़ प्रतियोगिता में हवा से बातें करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखकर यूजर्स दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि इस 100 साल वर्षीय धावक ने ट्रैक और फील्ड इवेंट में न केवल हिस्सा लिया बल्कि ऐसी दौड़ लगाई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि 100 वर्षीय लेस्टर राइट ने अमेरिका के सबसे पुराने ट्रैक और फील्ड मीट में पैन रिले में अपनी प्रतिस्पर्धा की और इस दौरान उन्होंने 100 मीटर की दूरी महज 26.34 सेकंड्स में पूरी कर ली है। तो वहीं उन्होंने 2015 में डोनाल्ड पेलमैन के 26.99 सेकंड की रेस पूरी करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें कि लेस्टर राइट के मुताबिक अगर आप किसी रेस में दौड़ने जा रहे हैं तो आप हमेशा फर्स्ट आने के बारे में सोचें। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता नहीं लोग सेकंड या थर्ड आने के लिए कैसे रेस में दौड़ते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हुए लेस्टर राइट के इस वीडियो को देखकर यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा के प्रभारी मंत्री भी हैं और वो आज ताज नगरी पहुंच रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जो सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो इस दौरान ही सरकार में सभी मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे और एक-एक जिले की कमान भी सौंपी गई थी। इस दौरान ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को आगरा पहुंचेंगे, जहां उनके आगरा का प्रभार उन्हें मिला है और 2 साल से कोरोना के कारण विकास का पहिया जो थम गया था, अब उसे रफ्तार देने की चुनौती उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने है। आपको बता दें कि इस दौरान रबर डैम को निरी से स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री अब 5 साल पहले ही यहाँ शिलान्यास कर चुके हैं। ऐसे में रबर डैम की जो उम्मीद बंधी है उसमें अब और भी 4 चांद लग सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फंड दिलाने की चुनौती जरूर यहाँ पर सामने खड़ी हो गई है। हेलीपैड, ITCT योजना भी अधूरी है और ऐसे में अब शहर को उप मुख्यमंत्री से विकास की कई सारी आस। तो वहीं ममता भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव आगरा में मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर स्थिति है और किस तरह का आयोजन वहां पर किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां खुद पहुंच रहे हैं। ममता। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि इस समय आगरा खेड़िया एयरपोर्ट से हम आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में यहाँ जो रेलवे
का जो मेट्रो का जो परियोजना है उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ आएंगे। देखिए मेरे पीछे ये देख सकते हैं आप साफ तौर से कि देखिए यहाँ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत यहाँ तमाम ये लोग हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ जो ये जो लगा हुआ है, जितना भी मेट्रो का कार्य पूर्ण हो चुका है वो सारी चीजें यहाँ उन्होंने होर्डिंग के माध्यम से उन्होंने लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से यहाँ जितना भी यहाँ मेट्रो का कार्य जो हो चुका है उसमें ये पूरा उन्होंने अपना होर्डिंग के जरिए, होर्डिंग के माध्यम से पूरा यहाँ लगा रखा है होर्डिंग। और यहाँ तमाम यहाँ मेट्रो के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद हैं। जी ममता, जिला विकास योजना की जहां तक बात की जाए तो उनसे अब बजट की आस की जा रही है, तो क्या लगता है कि बजट को लेकर कोई बड़ी घोषणा आज की जा सकती है आगरा वासियों के लिए? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि जब जेपी सीएम यहाँ आएंगे और वो जब समीक्षा बैठक करेंगे अपने विकास जो अधिकारी हैं उनके साथ में, उसके बाद क्या निर्णय निकालते हैं और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है उसकी वो समीक्षा बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी तो ममता, पिछले साल की अगर बात करें तो उस वक्त पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जिले के प्रभारी थे और जिला विकास योजना के तहत करीब 510 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, लेकिन महज 58 करोड़ रुपए ही मिल पाए थे। तो अब क्या लगता है कि उसी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या कोई नई योजना लेकर आई जाएगी? बिल्कुल, ये चीजें बिल्कुल साफ हो पाएंगी जब वो विकास अधिकारी के साथ जो मीटिंग करेंगे उसके बाद ये चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि क्या वो पिछली योजनाओं को ही आगे बढ़ाएंगे क्या कुछ या फिर कुछ नया लेके आएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत मेवानी खुद में ग्रामीणों के साथ वो अपना एक पंचायत भी लगाएंगे, चौपाल भी लगाएंगे और उसके बाद वो सर्किट हाउस भी पहुंचेंगे, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग भी करेंगे। जी तो ममता, क्या कुछ मायनों में ये दौरा खास माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंच रहे हैं, तो और क्या कुछ हाइलाइट्स रहने वाले हैं इस दौरे के? किन किन विभागों को इस बार सौगात मिल सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ये सबसे पहले मेट्रो परियोजना का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र की जो पाठशाला धमोटा उसका निरीक्षण करेंगे। हो सकता है शायद उसका कोई कंप्लेंट रहा हो। और उसके बाद वो स्मार्ट सिटी आईसीसी का वहाँ निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो जो प्रधानमंत्री जो लाभार्थी के कार्ड है वहाँ उनको वो लाभार्थ करेंगे उन कार्डों को देख करके। और उसके बाद आपको बता दूं जो मोहनपुर बस्ती है वहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास जो है उस योजना का पूरा लाभ जो जिन लाभार्थियों को मिला है उनको वो देंगे, काम करेंगे। जी ममता, हम देख पा रहे हैं कि काफी तैयारियां जो है कई राज्यों में की जा रही हैं और इसी के साथ ही यूपी जो है इस वक्त खास तौर पर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि लगातार दौरे किए जा रहे हैं। खुद ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे और अब इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंच रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, और जैसा कि आपने कहा वो पहुंच भी चुके हैं, तो अब क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपने दिखाना चाहूंगी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला यहाँ जो मेट्रो का जो निरीक्षण करने आ रहे हैं जो परियोजना का वहाँ बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि फंड जा रहे हैं और फ्लीट आने लग गई है। और मैं दिखाना चाहूंगी कि शायद इसी पल में वो यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। जी तो क्या लगता है, जो जैसे कि आपने कहा जनप्रतिनिधियों से भी वो बात करेंगे, क्या जनता दरबार लगाने के भी आसार दिख रहे हैं कि इन 2 दिनों में जनता से भी रूबरू हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि पंचायत भवन मेवली खुर्द में एक चौपाल लगाएंगे। वहाँ ग्रामीणों से एकदम सामने से रूबरू होंगे और वो सारी जो ग्रामीणों की जनता का जो समस्या है उनसे बाई फेस रूबरू होकर उनसे पूरा उनकी समस्या का समाधान करने की बात की जा रही है। जी तो ममता, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो क्या अस्पतालों का निरीक्षण करना भी उनकी लिस्ट में शामिल होगा? क्या अस्पतालों का भी निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं उप मुख्यमंत्री? बिल्कुल, आपको बता दूं पहले जिस तरह के कोरोना का जो ये दोबारा से उसका फिर एक बार उसकी लहर का जो आगाज होने लगा है, तो उसको देखते हुए उसकी उन सब चीजों को किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, तो वहाँ जिला आगरा का भी तो निरीक्षण करेंगे। तो ममता, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पहले भी 2 साल विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक गया था, गति थम गई थी, तो अब बड़ी चुनौती केशव प्रसाद मौर्य के सामने बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि एक बार फिर से वही दौड़ लौटने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या लगता है जो विकास परियोजनाएं हैं उनमें कोरोना को लेकर भी कोई खास दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह अगर हम बात करें कोरोना काल के जो दिशा निर्देश की, तो
वो जिला अस्पताल जाकर के इन सब चीजों को, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको उसको लेकर के, कोरोना काल को लेकर के वो कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। जी, तो क्या उप मुख्यमंत्री अपने आगरा के दौरे की, जो 2 दिवसीय दौरा है, तो और क्या कुछ करने वाले हैं? जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे ही, वो चौपाल भी आपने कहा कि वो लगाने जा रहे हैं और सर्किट हाउस में ये चौपाल लगाई जाएगी, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ घोषणाएं हैं जो हो सकती हैं, या किन मायनों में खास तौर पर ये दौरा अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, जहां अगर बात करें कि क्या कुछ दौरा अहम माना जाएगा, तो ये तमाम ये योजनाएं हैं, जिस तरह की मेट्रो वाला जो योजना है उसका ये निरीक्षण करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी जाएंगे, जिला अस्पताल पहुंचेंगे, उसके बाद पंचायत भी लगाएंगे गांव में जाकर। तो वो, और अगर आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है धमोटा, वहाँ का भी ये निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे तमाम जगहों पर जाकर, एक गौशाला भी है धमोटा के पास, वहाँ पर भी वो गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे कि गाँव की जो स्थिति को लेकर के किस तरह की स्थिति है, गाँव में क्या कुछ व्यवस्था है गौशाला के अंदर। जी, तो ममता, अब बात करें आज की तारीख की, तो आज की तारीख भी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि हाल ही में जगत गुरु परमहंसाचार्य को भी 5 तारीख को ही आगरा आने का न्योता मिला था, लेकिन 3 तारीख को उन्हें नजरबंद कर दिया गया और आज ही के दिन केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है, कैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की 5 तारीख जो अहम है, तो उनको तो अयोध्या कल ही उनको रवाना कर दिया पुलिस कस्टडी में। इसी को लेकर के शायद हो सकता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है उसी को लेकर के पहले बात की जा रही थी, जो परमानंद आचार्य को 6 तारीख को रवाना करनी थी, और वही पुलिस प्रशासन के द्वारा कल ही उन्हें अयोध्या रवाना कर दिया। तो हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य के आगमन की जो सूचना थी उसको लेकर के पहले ही उनको यहाँ से अयोध्या रवाना कर दिया। जी, तो ममता, क्या इन दोनों ही चीजों के मायने एक साथ निकाले जा सकते हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था, इसीलिए परमहंस आचार्य का जो दौरा है वो शिफ्ट किया गया, या फिर वो सिर्फ 3 मई को जिस तरीके से वो अचानक से पहुंचे उसको लेकर उनको ताजमहल दिखाने की जो आज की तारीख निर्धारित की गई थी उसको हटा दिया गया है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल यहाँ मैच कर रही है कि जब 5 तारीख का उनका जो ऐलान था, उसके बाद वो 2 दिन पहले ही यहाँ 3 तारीख को आ जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ जब उन्हें नजरबंद करने की बात होती है, उसके बाद में वो 6 तारीख को यहाँ से अयोध्या रवाना की बात आती है, लेकिन उसके पहले ही उनको अयोध्या कल ही रवाना कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि साफ इससे आ रहा है कि जो डिप्टी सीएम का जो आज का दौरा है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर करते हुए और इनको कल ही रवाना कर दिया, जिससे कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो। जी, ममता, हम चाहेंगे अब नजर बनाए रखें और जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा एक बार फिर से। दर्शकों को बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा सौगात मिलने की भी यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, और इसी के साथ ही कई अहम योजनाओं का वो शिलान्यास भी कर सकते हैं, और जो अधूरी योजनाएं थी उनको लेकर भी कई अहम घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती हैं। बहरहाल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो बातचीत भी करेंगे अधिकारियों के साथ और एक समीक्षा बैठक की जाएगी। और ये 2 दिवसीय दौरा उनका होने जा रहा है, जहां पर वो जनप्रतिनिधियों के साथ भी बात करेंगे और इसी के साथ साथ वो जनता दरबार भी लगाएंगे, जहां पर वो लोगों से भी फेस टू फेस वहां पर बात करने जाएंगे। हरियाणा से है, यहाँ हरियाणा में पंचायत चुनाव होने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव करवाएगी और जुलाई या फिर अगस्त तक राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीप करण ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है और रीट याचिकाओं पर फैसले सुनाने के अनुसार ही ये चुनाव होंगे और आने वाले समय में इन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। दरअसल दीप करण ने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने चुनाव कराने की अनुमति देने की राज्य की याचिका को विचारार्थ किया था और इसी के साथ ही इस याचिका को स्वीकार करने के बाद आदेश जारी किया गया। वकील ने आगे ये भी कहा कि हमने इसका विरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि चुनावों में हो रही देरी है और इसीलिए हम चुनाव कराने की अनुमति देते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि पंचायती चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सरकार चाहे तो पंचायती चुनाव करवा सकती है। जून या फिर जुलाई में ये पंचायती चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने से संबंधित ये जो विषय है, इसमें उच्च न्यायालय में ये विषय लंबित है, जहां पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुछ संशोधनों को चुनौती देने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। और अब रुक करेंगे श्रीलंका का, जहां पर कुछ लोगों ने संसद भवन के पास सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इन लोगों ने आर्थिक संकट से न निकल पाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस का यह कहना है कि इन लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन भी किया है और तख्तियां लेकर सांसदों के खिलाफ नारेबाजी करने वाले प्रदर्शनकारी जब संसद भवन के निकट पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें एक बस में बिठाकर वहां से पास ही के एक पुलिस स्टेशन ले गए। मुख्य विपक्षी नेता साजिश प्रेमदासा ने संसद को बताया है कि प्रदर्शनकारी संसद के अध्यक्ष को एक पत्र सौंपने के लिए संसद के द्वार पर पहुंचे थे। पुलिस मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सांसदों के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें शोर कर भगाने का प्रयास किया गया, जो संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। हजारों छात्र कार्यकर्ताओं के संसद की ओर जाने वाली सड़क पर जमा होने लगे और आपको बता दें कि उसी के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पर दंगा निरोधक पुलिस ने भी उनको तैनात कर दिया गया है और वकीलों का यह दावा है कि 5 और 6 मई को संसद के पास प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए अदालत का आदेश प्राप्त करने का पुलिस का प्रयास कड़ुवेला मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इसी बीच कोलंबो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के कार्यालय पर सह आवास टेम्पल ट्रेस के फुटपाथ पर रखे सभी ढांचों को हटाने का आदेश जारी किया था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।